नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रयागराज सपा नेता आजम खान को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने आजम खान की जमानत को मंजूर कर लिया है। जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जे के मामले में भी जमानत मिल गई है आजम खान को। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पिछले कई दिनों से आजम खान सियासत की धुरी बनकर उभरे। चाहे कांग्रेस के प्रमोद कृष्णम की बात कर ली जाए या फिर अन्य दलों की, सभी आजम खान से मुलाकात करने पहुंचे। उनसे समझाइश करने की कवायद भी तेज होती नजर आई। लेकिन इस बीच सबकी निगाहें कोर्ट के फैसले पे थी कि आखिरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। फिलहाल वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा करने का ये जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कब्जा करने का जो मामला था, इसमें आजम खान को जमानत मिल चुकी है। अभी जेल से रिहा नहीं होंगे आजम खान फिलहाल, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त यही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आनंद राज जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। आनंद, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? आजम खान की मुश्किलें फिलहाल खत्म होती नजर आ रही हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उनको अभी रिहा नहीं किया जाएगा। आज के इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज बहुत अहम सुनवाई हुई थी। तकरीबन 72 मामलों को झेलने के बाद आजम खान को आज 72वें मामले में जमानत मिली है। ज्यादातर 72वां मामला था, शत्रु संपत्ति का मामला था। इस मामले में जमानत मिली है। कई बार इनको डेट पे डेट मिल रही थी क्योंकि मामला रिजर्व कर लिया गया था। आज उस रिजर्व मामले का जजमेंट पर फैसला दिया गया है और आजम खान साहब तकरीबन अब जेल से बाहर आने का रास्ता कुछ हद तक साफ हो गया है। हालांकि इस प्रोसीडिंग में तकरीबन 15 दिन लगेंगे उनको बाहर आने में, लेकिन इनके लिए एक बड़ी राहत की बात है कि जिस जमानत की जंग ये लड़ रहे थे, यानी इनका परिवार लड़ रहा था, इनके चाहने वाले लड़ रहे थे, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन्हें राहत देते हुए जमानत मंजूर कर दी है। ये 72वां मामला है जो शत्रु संपत्ति से जुड़ा हुआ मामला था, यानी जो जमीन थी वो जमीन को लेकर ये मामला था और इस मामले में इनको कोर्ट ने राहत दी है। अब इन्हें आखिरकार जमानत मिल गई है। जी पूजा। आनंद, क्या अभी संभावना है कि किसी तरीके की व्यवधान आ सके जमानत में, या कोई और मामला अन्य उजागर हो जाए? देखिए, इस पूरे मामले में इनका 72वां मामला था जिसमें एकलौता कुल इन पे 72 मामले दर्ज हुए थे साल 2019 में। उसके बाद 71 मामलों में इन्हें जमानत मिल गई थी। ये जो 72वां मामला था शत्रु संपत्ति का मामला, इस मामले में इनकी जमानत जो सरकारी वकील थे उन्होंने कई तथ्य दिए थे। उन्होंने कहा था इस मामले में कि इस मामले से जुड़े हुए कुछ नए अहम पहलू मिले हैं जिस पर जांच होनी चाहिए। तो इसलिए हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए अग्रिम डेट दी थी। फिर उसके फैसले को भी सुरक्षित रख लिया था। अनुमान ये लगाया जा रहा था कि 2 हफ्ते के अंदर इस पूरे मामले में सुनवाई पूरी होगी और इनको जमानत मिल जाएगी। हालांकि जमानत तो मिल गई है, लेकिन हाल ही में एक मामले में इनमें फिर से एक एफआईआर दर्ज हुई है, तो शायद ये थोड़ी सी मुश्किलें हो सकती है। यानी 15 से 20 दिन का समय इनको हालांकि बाहर आने में लगेगा, लेकिन एक नई एफआईआर दर्ज होने पर इनको एक बात है कि शायद इनको कुछ और दिन तक जेल में रहना पड़ सकता है। जी पूजा। चलिए, बहुत शुक्रिया आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। आनंद जुड़े हमारे साथ में, जिन्होंने बताया कि मुश्किलात कम होती आजम खान की नजर आ रही हैं, लेकिन अभी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि आजम खान 15 दिनों में बाहर आ भी जाएंगे या फिर नहीं। फिलहाल 72 नामजद मामले, उन पर सुनवाई हुई है और सुनवाई के बाद राहत की सांस आजम खान का परिवार और आजम खान खुद ले सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक उसमें हुई है और इस कैबिनेट बैठक में कुल 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट बैठक में दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक के अलावा अन्य कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया कि यूपी के मूल निवासी अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को राज्य सरकार राजपत्रित पदों पर नियुक्त करेगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली 2022 का प्रस्ताव पास हुआ है। इसके अलावा लखनऊ स्थित भातखंडे संगीत संस्थान सम विश्वविद्यालय को राज्य भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय बनाए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ है। साथ ही प्रदेश के अब सभी हवाई अड्डे चलने लगेंगे। सरकार इसके लिए 7 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष मेंटेनेंस पर खर्च करने वाली है। इसके अलावा बीडीओ, बीएसए, डीपीआरओ, सहायक खेल अधिकारी, नायब तहसीलदार, इन तमाम पदों पर 24 नियुक्तियां होंगी। साथ में आबकारी विभाग को लेकर के भी 2 प्रस्तावों पर मुहर लगी है।
तो वहीं योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक लोक भवन में संपन्न हो गई। बैठक में वरिष्ठ वकील अजय मिश्रा को उत्तर प्रदेश का नया महाधिवक्ता नियुक्त करने के फैसले पर मोहर लगी है। वरिष्ठ अधिवक्ता अजय मिश्रा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का करीबी माना जाता रहा है, वो राघवेंद्र सिंह का स्थान लेंगे। योगी आदित्यनाथ सरकार के नए एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करने के साथ ही अन्य कई प्रस्तावों पर आज कैबिनेट में बैठक लग गई है। माफ कीजिएगा, बैठक में मोहर लग गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार के 100 दिन, 6 महीने और 1 साल के कार्यकाल को लक्ष्य बनाकर कार्य योजना तैयार कर रहे हैं। इन्हीं कार्यों को कैबिनेट की बैठकों में हरी झंडी मिली है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अनूप हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनूप, कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है, जिसमें आबकारी विभाग के 2 प्रस्ताव, साथ में जो बड़ा फैसला है कि जो खिलाड़ी जिन्होंने प्रदेश स्तर पर पदक हासिल किए हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माफ कीजिएगा पदक हासिल किए हैं, उनको अब सीधी भर्ती के लिए एक नियमावली बनाई जाएगी। 2022 इसका नाम रखा गया है और सीधी भर्ती उनको मिलने वाली है राजपत्रित पदों पर। बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से 13 प्रस्ताव कैबिनेट में रखे गए थे, 13 प्रस्ताव पास हो गए हैं। इसमें सबसे बड़ा जो प्रस्ताव हम लोग सुबह भी चर्चा कर रहे थे, जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं या प्रदेश स्तर के खिलाड़ी जो ओलंपिक में पदक विजेता रहते हैं, उनकी कहीं ना कहीं ऐसी तस्वीर गांव या शहर से वायरल हो जाती जो हृदय को विचलित कर देती है। खेल को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नायाब जो जिस तरीके से आज कैबिनेट में पास किया है, अब जो नियमावली बनाई गई है, यानी 9 विभाग ऐसे हैं, 9 विभागों में राजपत्रित अधिकारी के पद पर उनको सीधी भर्ती की जाएगी। हालांकि अभी इसके बाद कैबिनेट के बाद अभी संविदा निकाली जाएगी, उसके बाद आवेदन आएंगे, तब जाके थोड़ा लंबी प्रक्रिया है, उसके बाद ये सब हो पाएगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार जो खेल विजेता जो खेल में पदक विजेता रहे हैं, देश का नाम रोशन करते हैं, उनके लिए कहीं न कहीं प्रोत्साहन जरूर उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है। दूसरी ओर बात करें तो जो बजट सत्र है वो 23 तारीख से उसमें उत्तर प्रदेश का विधानसभा सत्र चलेगा। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से लगातार बजट की भी सत्र की चर्चा हो रही थी कि बजट सत्र कब तक चालू होगा, क्योंकि 18वीं लोकसभा का यह पहला सत्र होगा। दूसरा, जिस तरीके से लगातार एडवोकेट जनरल की महाधिवक्ता को लेकर चर्चा का विषय बना था, सरकार जब चुनाव के बाद राघवेंद्र सिंह थे, उन्होंने जब 5 साल की जो समय सीमा होती है उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था, उनका इस्तीफा आज मंजूर कर लिया गया है। अजय मिश्रा को नया महाधिवक्ता के पद पर जो प्रस्ताव था उस पर मोहर लग गई है। तो तमाम जो है 13 प्रस्ताव हैं, उन पे लगातार जो आज चर्चा के बाद उसके बाद जो मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, उसमें उत्तर प्रदेश में जो मंत्री 18 टीमें बनाई गई थी, 72 घंटे जो उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में जो विकास कार्यों की समीक्षा की है, उस पर एक गहनता से चर्चा हुई, एक विस्तृत चर्चा हुई कि उत्तर प्रदेश में हालांकि तमाम सूत्रों हवाले जो खबर मिली है कि कई मंत्रियों ने डीएम और कप्तान की भी शिकायत की है। अब देखना होगा कि अब शिकायत करने के बाद किन अधिकारियों पर गाज गिर सकती है, क्या कार्रवाई होगी, फिलहाल पूजा आने वाला वक्त तय करेगा। प्रशासनिक अमले की जो शिकायत है वो समय समय पर सरकार से की जाती रही है। यही वजह है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य राज्य भी इस तरीके की कार्यशैली से प्रभावित रहे हैं। बहुत शुक्रिया अनूप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर में मेरठ पहुंच जाएंगे। यहाँ पर सीएम योगी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों के परिजनों का सम्मान करने वाले हैं। साथ ही शहीद स्मारक और विक्टोरिया पार्क में शहीदों को नमन करने वाले हैं। अपने दौरे के दौरान सीएम योगी विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा भी करेंगे। इसके अलावा मेरठ जिले में 66 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होने वाला है। मेरठ में सीएम का करीबन 4.5 घंटे का कार्यक्रम है और इस दौरान वो 8 करोड़ 61 लाख की 7 परियोजनाओं का शिलान्यास जबकि 58 करोड़ की 11 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। मेरठ में हुई 10 मई 1857 की क्रांति को 165 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेने वाले हैं। इसके अलावा रैपिड रेल परियोजना और ITMS का भी निरीक्षण करते नजर आएंगे। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। आदित्य गुप्ता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आदित्य, मेरठ वो धरती है जहां से भारत में स्वतंत्रता संग्राम का कहीं ना कहीं आगाज हुआ है, चिंगारी यहीं से फूटी और आज 165 साल पूरे हो गए और इसी 165 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सीएम योगी आदित्यनाथ खुद वहां पर मौजूद होंगे।
बता दूं आपको कि आज 165 वर्ष पूरे हो गए हैं। 10 मई को क्रांति दिवस हर बार मेरठ आता है और इस बार 165 वर्ष पूरे हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर में मेरठ पहुंचेंगे। आपको दिखा दूं जो भव्य तरीके से मंच तैयार किया गया है। इसके अलावा जो ये विक्टोरिया पार्क ऐतिहासिक स्थल है जहाँ पर 10 मई 1857 को तीसरी अश्व सेना के सवारों ने अपने 85 साथी कैदियों को छुड़ाकर भारत की आजादी की पहली लड़ाई का बिगुल बजाया था। इसी पवित्र स्थल पर 23 और 24 नवंबर 1946 को कांग्रेस का आजादी के पूर्व अंतिम सम्मेलन हुआ और आजाद भारत की संविधान सभा का प्रस्ताव भी पारित हुआ। तो ये वो ऐतिहासिक जगह है जहाँ पर सीएम योगी आएंगे और ये जो मंच है जो बिल्कुल बखूबी ढंग से सजाया हुआ है। यहाँ पर कलाकार भी पहुंच चुके हैं, बस उनको मुख्यमंत्री का इंतजार है और कुछ देर बाद जो मुख्यमंत्री हैं वो बिल्कुल आदित्य, तमाम दर्शकों को ये भी साझा कर दें कि शाम को 5 बजे का समय सुनिश्चित हुआ है योगी आदित्यनाथ के इस वेन्यू पे पहुंचने का और कार्यक्रम का आगाज भी इसी के साथ हो जाएगा। सुरक्षा के कैसे इंतजाम हैं आदित्य, साथ में ट्रैफिक डायवर्जन को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए? बिल्कुल, सुरक्षा के भी कड़क इंतजाम किए गए हैं। कई जिलों से पुलिस फोर्स बुलाई गई है। इसी के साथ कल से ही जो पुलिस प्रशासन था पूरी तरीके से तैयारियों को पूरा करने में जुट गया था और अब भी तैयारी को अंतिम रूप यहाँ देने में जुटा हुआ है। हालांकि कुछ देर में मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच जाएंगे। सबसे पहले पुलिस लाइन पहुंचेंगे, वहां पर उनका हेलीपैड उतरेगा और उसके बाद वो ठीक है, बहुत शुक्रिया आदित्य हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो कार्यक्रम स्थल की आपने अहम तस्वीरें देखी और आज वाकई में मेरठ के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए बहुत बड़ा दिन है। 165 साल उस क्रांति की चिंगारी को पूरे हो गए जो मंगल पांडे के तौर पर बैरकपुर छावनी मेरठ से फूटी थी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। वाराणसी में ज्ञान वापी श्रृंगार गौरी मामले की सुनवाई खत्म हो चुकी है। अब तक दोपहर 2 बजे मामले की अगली सुनवाई कोर्ट कमिश्नर पर कल फैसला सुनाएगा कोर्ट। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग पर दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी हैं लेकिन फैसला कल आने वाला है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको ग्राउंड जीरो से दे रहे हैं। कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग पर दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो गई हैं लेकिन फैसला कल आएगा। चलिए फोन लाइन पर तौकीर किदवई हमारे साथ में जुड़ चुके हैं लखनऊ से। तौकीर, जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ये मामला आगे बढ़ रहा है लेकिन सबसे बड़ी बात ये दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो गई लेकिन सुनवाई आज भी नहीं हो पाई है। हाँ देखिए, लगभग अभी मामला थोड़ा सा सुलझता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि जो मस्जिद को लेकर जो सर्वे टीम गठित की गई थी और उसकी भी रिपोर्ट 11 तारीख को सौंपना था सर्वे टीम को। फिलहाल जो कोर्ट कमिश्नर का नया वाद खड़ा हुआ जिसमें मुस्लिम पक्ष ने कहा कि कोर्ट कमिश्नर को बदला जाए, अगर क्योंकि कल उसकी भी सुनवाई होनी है तो माना यह जा रहा है कि अगर कोर्ट कमिश्नर बदलने की बात सामने आती है तो कहीं ना कहीं जो सर्वे की रिपोर्ट है उसके लिए डेट आगे बढ़ाई जाएगी और नए सिरे से फिर वो एक डेट तय होगी कि उस डेट के अंदर वो नई सर्वे टीम फिर से क्योंकि सवाल खड़े हो गए थे कोर्ट कमिश्नर पर, तो कहीं ना कहीं अगर वो एक्सेप्टेंस आता है तो एक नई डेट पर सर्वे रिपोर्ट सौंपी जाएगी। फिलहाल कोर्ट कमिश्नर से भी कल बातचीत होनी है। अगर कोर्ट कमिश्नर नहीं बदला जाता है, कोर्ट उस याचिका को खारिज कर देती है और फैसला देती है कि कोर्ट कमिश्नर नहीं बदलना है तो जाहिर तौर पर जो सर्वे रिपोर्ट है उस पर एक्सेप्ट किया जाएगा। तो कल अहम दिन है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। कल का दिन बेहद खास, सबकी निगाहें इसी पूरे मसले पर टिकी हुई रहेंगी कि आखिरकार आगामी फैसला क्या होता है। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात उत्तराखंड की करते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। सीएम के विमान की लैंडिंग पंतनगर एयरपोर्ट पर की गई। सीएम धामी देहरादून पहुंच करके नागरिक उन्नयन विभाग की बैठक में हिस्सा लेने वाले थे लेकिन तभी मौसम खराब होने की वजह से विमान की अचानक इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज सचिवालय में नागरिक उन्नयन विभाग की बैठक में हिस्सा लेने जा रहे थे लेकिन तभी उनके विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बताया ये भी जा रहा है कि नागरिक उन्नयन विभाग की ये अहम बैठक होने वाली थी। इस विभाग में हो रहे कामों के संबंध में सीएम बैठक के दौरान अधिकारियों से जानकारी भी लेने वाले थे। चंपावत उपचुनाव में 11 मई को नामांकन का अंतिम दिन है। 11 मई को कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गैतोड़ी भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे जिसके लिए पीसीसी ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। नामांकन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सभी वरिष्ठ नेताओं को चंपावत में आमंत्रित किया है। माहरा का कहना है कि चंपावत का उपचुनाव कांग्रेस पूरे दम के साथ लड़ने जा रही है, जिससे हमने मुख्यमंत्री के सामने ऐसी महिला नेत्री को प्रत्याशी घोषित किया जो सीधे आम जनता से जुड़ी हुई है। वहीं आम चुनाव के बाद जिस तरीके से महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है इसके नतीजे चुनावी परिणाम में सबके सामने होंगे।
देखिए 11 तारीख को हम लोग वहाँ नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। मैं हूँ, माननीय यशपाल आर्या जी रहेंगे, माननीय हरीश रावत जी रहेंगे, गोविंद सिंह गुंजवाल जी, प्रदीप टमटा जी, प्रीतम भाई से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और गोदियाल साहब से भी, सारे जितने वरिष्ठ जन हैं, RN शर्मा जी जो हमारे कोषाध्यक्ष जी हैं, हम सभी लोग वहाँ होंगे। जितना वो जो वॉकओवर की बात कर रहे हैं उनको खुद सोचना चाहिए। एक हमने महिला को टिकट दिया है जो कई वर्षों तक चंपावत की जिलाध्यक्ष रही है, दबंग लेडी है, पढ़ी लिखी है। हालांकि करण मारा इस दौरान इस बात का जिक्र करना भूल गए कि 2 बार से विधायक हिमेश को क्यों दरकिनार किया गया, इसका भी जवाब उन्हें देना चाहिए था। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। इस यात्रा में अब तक हजारों लोगों ने चार धामों के दर्शन भी कर लिए। चारधाम यात्रा के दौरान मार्ग पर 15 श्रद्धालुओं की मौत की पुष्टि हुई है। अब तक स्वास्थ्य महानिदेशक शैलजा भट्ट ने बताया कि यमुनोत्री धाम में 8, गंगोत्री में 2 और केदारनाथ धाम में 5 लोगों की अब तक मौत की पुष्टि हुई है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि यात्रा पर आने से पहले श्रद्धालुओं को इस बात की भी पुष्टि करनी चाहिए कि वो किसी बीमारी से ग्रसित तो नहीं है। स्वास्थ्य विभाग ने चारों धामों में यात्रा मार्गों पर जगह जगह काउंटर बनाए हुए हैं और यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों को तैनात किया गया है। हरिद्वार के थाना श्यामपुर क्षेत्र के एक पटवारी का रिश्वत लेते हुए वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में पटवारी रिश्वत लेते साफ नजर आ रहा है। उक्त मामले में तहसीलदार हरिद्वार शालिनी मौर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि ये जो वीडियो है संज्ञान में आ चुका है और देखा गया है। वीडियो में पटवारी कुछ पैसे लेता भी नजर आ रहा है, लेकिन ये पैसे किस एवज में लिए गए इस पर अभी जांच की जा रही है। हाँ, ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रहा है, इसके संबंध में वीडियो को हमने भी देखा है और पहले जो है ये एक जांच का विषय है, क्योंकि पैसे जो हैं उसमें कुछ बात तो हुई है, लेकिन पैसे पकड़ते हुए पटवारी जो है नहीं पाया गया है। बट ये है कि पहले ये जांच का विषय है। इस मामले में हम लोग जो है गहनता से जांच कर रहे हैं और यदि इसमें दोषी पाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपनों और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।